गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशन के बारे में। आज हम उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट देखेंगे, यानी कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G due to depth at a point inside the earth कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो अरे ये तो पूरा ही मिट गया, इसको थोड़ा सा इतना ही पार्ट बस मिटाना है। ठीक है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर देखेंगे। ठीक है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ D, है ना। अर्थ के अंदर जब हम जाएंगे और डेप्थ D पे अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे क्या चीजें आएंगी, है ना। तो सबसे पहले तो एक अर्थ बना लेते हैं, और ये अर्थ बना लिया, बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में छोटा कर लेंगे, सब चीजें तो हमारे हाथ में है, क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग, है ना। तो ये हम ले लेंगे सेंटर ऑफ अर्थ का, ये डिस्टेंस ले लेंगे सरफेस से, ये पॉइंट को हमने सेंटर मान लिया, ये पॉइंट को सरफेस मान लिया। अब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अर्थ के जब आप अंदर जाओगे तो हम एक छोटा सा एक और अलग कलर का बना लें, ज़्यादा सही रहेगा। और ये हम ऐसा करेंगे, ये छोटा सा बना लेते हैं, है ना, और इसको हम अंदर ले जाएं। मज़ा आ गया, ये देखिए, ये बात मज़ा आ गया। और अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, इतना हम अंदर चले गए, तो हम ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा शेडेड टाइप का बना लें, है ना, थोड़ा मज़ा आएगा। ये हम इतना अंदर चले गए, यानी कि हमने टनल टाइप की चीज़ खोद ली। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पार्ट को हम शेड कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि अर्थ के अंदर हम इतना अंदर चले गए। तो ये पार्ट हम शेड कर देंगे। अरे ये तो फालतू का टाइम पास है भाई, शेड करना। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट को हम ग्रीन कलर से शेड कर दें कि इतना हम अर्थ के अंदर चले गए, ये देखिए। ठीक, तो ये हम लोगों ने इसको हम डेप्थ D मान लें, है ना। तो यहाँ पे हम एक एरो बना लेते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अरे अंडू कर दो, ये एक एरो बना दिया जिसको हमने डेप्थ D डिनोट कर दिया, ये यहाँ पे हमने डेप्थ D डिनोट कर दिया। तो सरफेस से हम अंदर आ गए, तो ये पॉइंट I जो हो गया इनसाइड द अर्थ हो गया, और ये सरफेस इसकी डेप्थ कितनी हो गई, D हो गई। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, RE होता है। तो C से लेकर I तक का डिस्टेंस हो जाएगा RE माइनस D हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना होता है, RE होता है। ये हम ले लेंगे इस पूरे डिस्टेंस को RE, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे। तो बेटा ये पूरा अगर रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये डिस्टेंस RE माइनस D हो गया। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि क्या है। पहले तो हम इस डायग्राम को ऐसा करते हैं, एक साइड में कर दें, बना तो हमने लिया है। अब हम ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेंगे, और भी श्रिंक कर लेंगे, आय हाय 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 हाय, और इसको साइड में ला देंगे, ये देखिए। और अब हम इस पे इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ को लिखते चलेंगे। तो D क्या हो गया, डेप्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ से जब हम अंदर जाते हैं तो D डेप्थ तक जाते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि RE क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक,
क्लियर? यहां तक बात मुझे लगता है कि आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बेटा इसमें अब कंसेप्ट ये लगेगा कि जो अर्थ पे जब हम अंदर चले जाएंगे तो बेटा ये जो येलो वाला स्फीयर देख रहे हैं ना, सिर्फ ये वाला जो स्फीयर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को नेट ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो जो शेडेड वाला पोर्शन है इसकी वजह से जो फोर्स हो जाएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो नेट फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वो सिर्फ इस येलो वाले स्फीयर के पार्ट की लगेगी। तो ये ध्यान रखिए कि अब अर्थ का जो मास लेंगे वो हम येलो वाले स्फीयर का मास लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे? एज्यूमिंग, पहली चीज तो ये मानेंगे, है ना, एज्यूम करेंगे क्या? जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ अर्थ टू बी कांस्टेंट, वैसे तो होती नहीं है लेकिन हम मानेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेंगे कि डेंसिटी ऑफ अर्थ टू बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम पूरे का V ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिसको हम 4/3 पाई RE³ ये पूरे अर्थ का जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये पूरी अर्थ दिख रही है, उसका वॉल्यूम हो गया। और V' जो हो गया ये हो गया वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो V जो हो गया वो तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया, पूरे अर्थ का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और V' जो हो गया वो आपका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर हो गया। इसको नीचे कर दें ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ये सही बात हो गई। और V' ऊपर लिख देंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब आप देखिए जो इनर स्फीयर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस अब RE- D होगा ना, तो RE की जगह RE- D का क्यूब हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि एज्यूमिंग अर्थ की डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास वेरी कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करेगा तो मास चेंज कर जाएगा। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पे मास ऑफ अर्थ बराबर वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी, और ये इनर मास हो गया तो M' हो जाएगा V' इंटू रो। यहां पे लिख भी देंगे, Me को हम कहेंगे मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और M' को क्या लिख लेंगे? मास ऑफ इनर स्फीयर, जो कि जिसके जो अर्थ का इनर पार्ट है जो ग्रेविटी को इफेक्ट कर रहा है। ये दो बातें हो गई। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो V और ये देखो हमारे पास आ जाएगा, जब हम देखेंगे डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो यहाँ पे हो जाएगा Me/V, और यहाँ पे रो हो जाएगा M'/V'। चूंकि रो कांस्टेंट है तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, इक्वेट कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम एक तो पहले तो लाइन खींच दें तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, और अब हम ये रो को बराबर कर देंगे तो हम लिखेंगे रो जो कि डेंसिटी ऑफ अर्थ है, ये बराबर अर्थ का मास अपॉन अर्थ का वॉल्यूम बराबर इनर मास अपॉन इनर वॉल्यूम हो जाएगा। तो इनर मास निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू MEV'/V। ठीक, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके की चीजें हैं, बड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या करना चाह रहा हूं मैं एक्चुअल में निकालना चाह रहा हूं इस वाले स्फीयर का, जो इनर स्फीयर का मास निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि यही अर्थ के अंदर जो बॉडी है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। क्लियर? तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा Me, और V' हमने पीछे निकाला था ना, 4/3 पाई
आर ई माइनस डी का होल क्यूब, और v की वैल्यू निकाली थी 4/3 पाई आर ई क्यूब। पीछे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। v डैश हम लोगों ने निकाला तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब, और v 4/3 पाई आर ई क्यूब हो गया। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, खट्ठम खुट्ठा कर दिया, तो ये हो जाएगा एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब, और नीचे हो गया आर ई क्यूब। ये आ गया नया मास आ गया, यानी कि इनर स्फीयर वाला जो मास है वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को देगा, तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो बेटा इसी मास को कंसिडर करेंगे। तो जी डैश विल बी नाउ इक्वल टू, क्या होता है बेटा, जी डैश बराबर, बताओ, जी एम ई, तो एम ई ना लेके अब हम एम डैश लेंगे, और नया डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो जाएगा, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर तो सरफेस पे था, अंदर आ गए, तो जब अंदर आ गए तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से आर ई माइनस डी हो गया, है ना, डिस्टेंस आर ई माइनस डी हो गया, और पीला वाला जो स्फीयर है ये मास अब ग्रेविटेशनल फोर्स को देगा। इसीलिए दो चेंजेस अब होंगे, तो मास ऑफ अर्थ अब की बार चेंज कर जाएगा। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी, एम डैश की जगह लिख देंगे एम ई आर ई माइनस डी का क्यूब, और नीचे हो जाएगा आर ई क्यूब, बोलो, और ये तो एम डैश की वैल्यू आ गई, और ये हो जाएगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ये तो देख सकते हैं आप, ऐसा करता हूं, उसको कैंसिल करने के लिए लाल कलर ले लेता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा जी डैश बराबर बचेगा जी एम ई, और ये हमारे पास बचा आर ई माइनस डी। बेटा क्यूब और स्क्वायर तो कैंसिल होके बचेगा क्या, आर ई माइनस डी बचा और आर ई क्यूब बचा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ई स्क्वायर को अलग कर दिया और इस आर ई को अलग कर दिया, कोई दिक्कत। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाली जो चीज हो गई, ये स्मॉल जी डिनोट करता है, तो जी डैश विल बी इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है। आय हाय 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 हाय, इसको थोड़ा सा खिसका दें, हाँ खिसका भी सकते हैं। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो अब ये आज का हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस करके निकाला। थोड़ा सा लेंदी है डेरिवेशन, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। और ये फॉर्मूला आ गया वैल्यू ऑफ जी इनसाइड द अर्थ। तो हम यहाँ पे कहीं लिख भी दे देते हैं, तो ये हो जाएगा, यही लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया, कहाँ पर, इनसाइड द अर्थ। अर्थ के जब हम अंदर जाएंगे तो ये वैल्यू ऑफ जी हमें मिलेगी अर्थ के अंदर। ठीक, चलिए देखते हैं, अब इसकी एनालिसिस करते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले की थोड़ी सी हम ऐसा करते हैं कि एनालिसिस कर लेते हैं, और हम पीछे लिख लेते हैं आगे, है ना। तो एक तो लाइन खींच दें पहले तो हम, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, है ना। ये देख लेते हैं, यही फॉर्मूला था हमारे पास, जी इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, और यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब आप देखिए जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ेगी ये फैक्टर कम होगा, और ये फैक्टर कम होगा तो जी डैश की वैल्यू कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एज व्हेन डी इंक्रीजेस, डी इंक्रीजेस मतलब हम और अंदर
चलते चले जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज, यानी कि जितना हम अंदर अर्थ के सरफेस से अंदर चलते चले जाएंगे, जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। एंड यदि डी की वैल्यू आर ई हो गई, यानी कि हम कहां तक डेप्थ पे पहुंच गए, अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए, तो इफ डी इज इक्वल टू आर ई, मतलब वी रीच कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे यदि हम पहुंच गए, देन क्या होगा, हमारे पास जी डैश की वैल्यू देख लेंगे, ये हो गया आर ई माइनस डी की जगह भी आर ई हो गया, और जैसा कि आप जानते हैं आर ई माइनस आर ई 0 हो गया, यानी कि जी डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थ के सेंटर पे अगर हम पहुंच गए तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा डी कितने डेप्थ तक हम जा सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर ऑफ अर्थ तक ही जा सकते हैं, यानी कि आर ई डिस्टेंस तक ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम जा ही नहीं सकते। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। तो ये तो केस नंबर 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इफ आर ई डी इज इक्वल टू आर ई। और ऐसे ही यदि मान लेते हैं कि डी की वैल्यू आर ई बाई 2 हो गई, यानी कि आधे डिस्टेंस तक हम गए, सरफेस ऑफ अर्थ से आधे डिस्टेंस तक अर्थ के अंदर गए, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जी डैश विल बी इक्वल टू जी आर ई माइनस डी की जगह हो जाएगा बेटा आर ई बाई 2 अपॉन आर ई हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीधे सीधे अरे हे आर ई माइनस आर ई बाई 2, आर ई बाई 2 हो गया और नीचे आर ई हो गया, और ये कट्टम कुट्टा हो गया, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी बाई 2 हो गया। तो यदि हम आधे डिस्टेंस पे गए तो उस कंडीशन में नई जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी ऑफ द जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो वेरिएशन ऑफ द जी इनसाइड द अर्थ हो गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब हम जो मेन डिफरेंस है जो बात करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में बात करेंगे। ये स्मॉल जी हो गया और ये कैपिटल जी हो गया। आप लोग क्या है लोअर क्लास में रहते हो बेटा, तो होता क्या है कि आप कई बार स्मॉल की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह स्मॉल लिख जाते हो, तो इसलिए ये ध्यान देने वाली चीज है कि दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। तो अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया या इसकी जगह ये लिख दिया तो फिर गलत ही होना है, सही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। बात समझ में आ गई? तो स्मॉल जी है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगती है तो बॉडी जो एक्सेलरेशन लेती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एक्सेलरेशन बॉडी को मिलता है उसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट भी लिख लेंगे बेटा, ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आप जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस सीख लेते हैं। आइए, इट इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, वही मैंने जो अभी डेफिनेशन आपको बताई है। और इसकी वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कहीं लिखी होगी, नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, ये होती है 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी होगी। ठीक, अब आगे कहता है द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, क्या कह रहा है, इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस। मैंने बताया था कि बेटा पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे रेडियस कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर।
तो उसीलिए डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी होगी। और अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब अगर हम अर्थ की बात करें तो वहां पे जी की वैल्यू अलग होगी। मून पे कितनी होगी? g/6। अर्थ की 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना। क्योंकि वहां पे जब हम देखेंगे तो वहां पे मून का रेडियस अलग हो जाएगा, उसका मास अलग हो जाएगा, तो बेटा उस प्लेनेट का जी भी अलग हो जाएगा। ठीक, तो वन सेलेस्टियल बॉडी टू अनदर ये भी वेरिएशन होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी होती है। बेटा जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहां पे एक्सेलरेशन है तो इसका डायरेक्शन होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि वेरिएशन ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो हम निकालते हैं वो 0 होती है। अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है इस बात को। ठीक, उसी के कंपैरिजन में कैपिटल जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। बेटा देखो, जैसे कि जी बराबर अगर हम कैपिटल जी लिखेंगे तो कैपिटल जी किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, इक्वल मासेस का हो गया, है ना, क्योंकि F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो G बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो गया। तो अगर 1 किलोग्राम मास दो हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बेटा G किसके बराबर हो गई? F के बराबर हो गई, है कि नहीं? वही कंडीशन हो गई, वो डेफिनेशन हो गई G की। ठीक, जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये ध्यान रखिए कि पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एंड इट इज द सेम एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसा कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और स्मॉल जी 9.87 होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक, और लास्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ जी इज नॉट 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जबकि स्मॉल जी सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होता है। कैपिटल जी कहीं 0 नहीं हो सकता। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाइए, कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये 4 डिफरेंस जो हैं वो आपको क्लियरली समझाते हैं कि बेटा ये और ये दोनों अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हमने आज इतना ही डिस्कशन करना है। बाकी बातें अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बेटा नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्लीज़ आप मेरे सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिए, तभी मज़ा आएगा, है ना। तभी क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आएगा, जब आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, और जब आप रिवीजन करेंगे तो सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।